हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस टारगेट एम सीरीज बाय पीडी क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं वर्ड ऑर्गेनिक के बारे में, तो इस वर्ड ऑर्गेनिक का मतलब होता है लाइफ। ठीक, अर्ली क्लासिफिकेशन में जब कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जा रहा था या कंपाउंड्स को जब डिवाइड किया जा रहा था, तो कंपाउंड्स को दो तरह से डिवाइड किया गया। ठीक, अब किन दो तरह से कंपाउंड्स को डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, और जो सेकंड था वो थे हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अब जब बात आ रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अराइज कहां से हुए, तब हमें यह जानने को मिला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये अराइज होते हैं फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे नेचर में एज मिनरल्स या गैसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसी में आगे बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए, जब भी कोई भी बिल्डिंग का निर्माण होता है, जब किसी इमारत का निर्माण होता है, तो उसका बेस बनाना बहुत जरूरी है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमें उसका बेस बनाना बहुत जरूरी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन के अंदर की केमिस्ट्री क्या है, और रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट टू, जिसमें हम ये जानते हैं कि कोई रिएक्शन हो कैसे रही है, उसकी एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है। ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के पहले जब भी हम बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है, बात आती है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओल्ड बॉन्ड, जो पुराने बॉन्ड होते हैं किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच, वो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रोसेस इन विच न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। न्यू बॉन्ड्स बनते हैं बाय ब्रेकिंग ओल्ड बॉन्ड, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ये होता है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब जब बात हो रही है कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, तो ये होता कैसे है? कैसे दो मतलब अगर कोई एक मॉलिक्यूल है जो दो एलिमेंट्स का मिलके बना है, तो उसके बीच में अगर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन है, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम मीथेन, जैसे CH4। अब जब हम बात करते हैं मीथेन के बारे में, तो उसकी CH4 है, तो CH4 में क्या होता है कि एक कार्बन है और एक कार्बन से लगे हुए 4 हाइड्रोजन है। ठीक, तो ये है हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 4 बॉन्ड है। तो केमिकल रिएक्शन में इन बॉन्ड्स का ब्रेक होते हैं ये बॉन्ड्स, और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक, अब आगे बात ये आती है कि ये बॉन्ड कैसे टूटते हैं। आइए हम पहले ये समझते हैं कि बॉन्ड फिजन या क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड कैसे होती है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बॉन्ड फिजन या फिर क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब भी होता है टूटना। अब बॉन्ड फिजन या बॉन्ड क्लीवेज किस तरह से होता है, आइए हम इसके जानते हैं। मान लीजिए ये एक कार्बन का एटम है। ठीक, इस कार्बन एटम से यहां पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और यहां पर एक कोई अलग एटम जुड़ा है, ए एटम। अब हमें पता है कि कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ए एटम के बीच है, तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक, जो पहला टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज होता है वो होता है हमारा हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक, अब हेट्रोलिटिक भी दो तरह से हो सकता है।
पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ए एटम लेके चला जाए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है बिटवीन ए एटम्स, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को हमारा कार्बन एटम लेके चला जाए। ठीक, तो जब इस तरह का बॉन्ड क्लीवेज होता है तो क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन ए लेके गया, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो बनता है ए नेगेटिव, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो बन जाता है पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव। यहीं पे जब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गए हैं, उस केस में क्या बनेगा? कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसलिए कार्बन बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक, अब यहां पे हुआ क्या कि ये दोनों लोन पेयर किसी एक ने अपनी तरफ ले लिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिवाइड या शेयर नहीं हुए। इस केस में इस स्पीशीज का नाम होता है कार्बोकैटायन। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर है। तो जब इस तरह का बॉन्ड क्लीवेज हो जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास ट्रांसफर हो, इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज को हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। ठीक, और इसमें जो ये स्पीशीज बनी है इसका नाम है कार्बोकैटायन। और ये दूसरे केस में जहां पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, इस स्पीशीज का नाम है कार्ब एनायन। ठीक, तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन या कार्ब एनायन फॉर्मेशन किसके केस में होती है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में। अब एक सेकेंड टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होता है जिसे हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। सेकेंड टाइप क्या है हमारा? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब जब हम बात करते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में, तो मान लीजिए ये हमारा कार्बन एटम है और इससे एक ए एटम जुड़ा है, इन दोनों के बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों में इक्वली शेयर होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके चला गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए एटम लेके चला गया। तो इस केस में क्या हुआ कि इस केस में ए के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक, इस तरह के बॉन्ड क्लीवेज को हम बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और तब जिस कार्बन की स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेट्रोलिटिक और दूसरा होता है होमोलिटिक। अब हेट्रोलिटिक भी दो प्रकार का हो गया। पहला जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। डेफिसिट मतलब सारे इलेक्ट्रॉन बगल वाले स्पीशीज ने ले लिए। सेकेंड है हमारा कार्ब एनायन फॉर्मेशन। कार्ब एनायन फॉर्मेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन रिच है कार्बन। उसके बाद सेकेंड टाइप का बॉन्ड क्लीवेज हमने क्या पढ़ा? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही है वो आपस में इक्वली डिवाइड हुआ। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन गया और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन गया। इसमें जो स्पीशीज कार्बन की फॉर्म हुई उसे हमने नाम दिया कार्बन फ्री रेडिकल। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ने होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें जो चीज जाननी चाहिए कि एक रिएक्शन होती कैसे है, कि केमिकल रिएक्शन जो हमने भी डिफाइन की वो होती कैसे है। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो आइए हम देखते हैं कि वो होती कैसे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट करने वाला है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये रिएक्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ठीक, रिएक्टेंट आपस में रिएजेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा इंटरमीडिएट।
ठीक। अब हमने जो कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन या फ्री रेडिकल पढ़े, ये थे हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर ये इंटरमीडिएट क्या बना देंगे, प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ठीक। तो अगर रिएक्शन से हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो ये भी पॉसिबल है, हम रिएजेंट डालेंगे रिएक्टेंट में और बाय प्रोडक्ट या प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्रोडक्ट वो होता है जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, और बाय प्रोडक्ट क्या है, जो उसके साथ बना। कई बार क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बीच में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है। वो इंटरमीडिएट कुछ भी हो सकता है, वेदर इट बी कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल। अब हमें इन्हीं इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ना है। रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ने के पहले हमें कुछ इफेक्ट पढ़ने हैं। रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो तरह के इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमानेंट इफेक्ट। अब हम आगे जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो होगा हमारा परमानेंट इफेक्ट। ठीक। तो आइए हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारी परमानेंट इफेक्ट की, परमानेंट इफेक्ट। अब जब भी हम परमानेंट इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो परमानेंट इफेक्ट में हमें तीन इफेक्ट पढ़ने हैं। पहला होगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड होगा हमारा रिजोनेंस इफेक्ट। जब भी हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक, तो आइए डिफाइन करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पोलैरिटी इंड्यूस्ड, पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू एडजेसेंट पोलर बॉन्ड। ठीक। तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिफाइन कैसे किया कि पोलैरिटी इंड्यूस्ड किसमें करनी है अपन को, किसी नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड में। किसकी वजह से, एडजेसेंट पोलर बॉन्ड की वजह से। जब हम सिग्मा बॉन्ड के एग्जांपल, इंडक्टिव इफेक्ट के एग्जांपल्स देखेंगे तो हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। आइए हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसमें हमें 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं जो हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि ऑपरेट ऑन सिग्मा बॉन्ड। दूसरा इसमें क्या पॉइंट ध्यान में रखने वाला है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट होता है। थर्ड पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। और लास्ट पॉइंट, ऑपरेट टिल थर्ड कार्बन। ठीक, थर्ड कार्बन तक इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा रहती है। मतलब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन तक इसकी इफेक्टिवनेस अच्छी रहती है, उसके बाद इफेक्टिवनेस इसकी कम होते जाती है। आइए हम इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा एक एग्जांपल से समझें। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है CH3CH3, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इथेन। ठीक, इथेन में क्या हो रहा है कि जो हमारा फर्स्ट कार्बन है और जो हमारा सेकंड कार्बन है, ये भी एक कार्बन का एटम है और ये भी एक कार्बन का एटम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है। चूंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है। मतलब ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर हमें इसी मॉलिक्यूल को पोलर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसी मॉलिक्यूल को अगर हमें पोलर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड कर देंगे। अगर इसी की जगह हम एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें हम CH3CH3Cl, ठीक, इसमें हमने क्या किया कि इथेन में एक क्लोराइड का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। हाँ, इसमें हमने क्या किया, एक
क्लोरीन का मॉलिक्यूल ऐड कर दिया। अब हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, जिस वजह से क्या होगा कि इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींचेंगे क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहां पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस कार्बन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक। तो चूंकि अब इस मॉलिक्यूल में पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, जिस वजह से अब ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ ऐड किया, तो हुआ क्या, इस पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। पहले ये कैसा था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पास लाया, ये कैसा बन गया, पोलर बन गया। तो हुआ क्या, इस पोलर मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड की वजह से इस नॉन पोलर बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और इसे ही हम समझते हैं किसमें, हमारे इंडक्टिव इफेक्ट में। अब जब हम इंडक्टिव इफेक्ट में आगे बढ़ते हैं तो ये दो टाइप्स के होते हैं। आइए हम ये जाने कि इंडक्टिव इफेक्ट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है माइनस आई इफेक्ट और एक होता है हमारा प्लस आई इफेक्ट, ठीक। जब हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में, तो माइनस आई इफेक्ट को हम एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH2, और यहां पर मैंने कोई ये ग्रुप लगाया, मान लीजिए वो ग्रुप G है। अब अगर ये G ग्रुप जो हमने लगाया है, अगर ये ग्रुप इस कार्बन एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को G अपनी तरफ खींचेगा। जब G ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा कि इस G के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए। अब इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, del 1 पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। G के ऊपर क्या चार्ज गया, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर क्या गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, del पॉजिटिव, ठीक। इसी तरह इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने इससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, मतलब कुछ शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे आएगा del 2 पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आएगा, del 3 पॉजिटिव। तो हो क्या रहा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये भी अपने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है। बट जैसे जैसे कार्बन से हम दूर जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्या कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो del 1 पॉजिटिव है ये ज्यादा है किससे, del 2 पॉजिटिव से, और वो किससे ज्यादा है, del 3 पॉजिटिव से। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, del 1 पॉजिटिव की, ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि हमारा G ग्रुप है, वो जब कार्बन के पास आया तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। तो जो माइनस आई इफेक्ट होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या क्या कह सकते हैं, EDG, ठीक। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। एक नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप, ठीक। वहीं पे अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करें, तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे यहां पर जो ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा था, उसी तरह प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि यहां पर जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देगा। जैसे मान लीजिए यहां पे CH3 CH2 CH2 और ये मेरा कोई ग्रुप है, ठीक। अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करना चाहता है तो ये ग्रुप कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे, तो सबसे ज्यादा वो डोनेट किसको करेगा, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन को, फिर उससे कम सेकंड, और सबसे कम
थर्ड। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सेकेंड नंबर, इस कार्बन को इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, डेल 1 नेगेटिव, इसके ऊपर डेल 2 नेगेटिव और इसके ऊपर डेल 3 नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसने लिए, डेल 1, पहले नंबर ऑफ कार्बन में। तो यहां पर भी जब हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में, तो डेल 1 नेगेटिव सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उससे कम होगा डेल 2 नेगेटिव और सबसे कम होगा डेल 3 नेगेटिव। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें दो बात समझ में आ रही है। पहली बात हमें ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट हो रहा है। दूसरी बात हमें क्या समझ में आ रही है कि पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई कंप्लीट बॉन्ड का ब्रेकेज तो नहीं हुआ, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, प्लस आई इफेक्ट में इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट हुआ। और थर्ड बात हमें क्या समझ में आई कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। पहले वाले कार्बन के पास सबसे ज्यादा डेल पॉजिटिव आया इस नेगेटिव की वजह से, सेकेंड पे उससे कम और थर्ड पे उस पे कम। तो जैसे जैसे हम मेन कार्बन से दूर जा रहे हैं ये इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। ठीक, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इस ग्रुप का नाम होगा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, या फिर EDG, सॉरी यहाँ पे EWG होगा, विड्रॉइंग है EWG, और यहाँ पे क्या होगा EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका दूसरा नाम हमने रखा था इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप और इसका दूसरा नाम होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। रिलीजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब जब हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो प्लस आई के अंदर कौन कौन आता है और माइनस आई के अंदर हमें किन एग्जांपल्स को ध्यान रखना है, ये एग्जांपल्स हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए। जब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे तो ये एग्जांपल आपको याद करके आना है, नीट में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, तो आइए अब हम आगे इनके एग्जांपल्स लिख लेते हैं और आपको उन एग्जांपल्स को याद करना है। मैं आपको उन एग्जांपल्स को याद करने की ट्रिक भी बता दे रहा हूं जिससे आप आसानी से इन एग्जांपल्स को याद कर पाए। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के एग्जांपल देखने जा रहे हैं। आपको ये सीरीज को एज इट इज याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आपको इस सीरीज को याद करने की मैं कुछ ट्रिक्स बता दे रहा हूं। जैसे अगर हम बात करें माइनस आई इफेक्ट के बारे में तो माइनस आई इफेक्ट की सीरीज को याद करने की ट्रिक है NF3, ना फरहान, NR3, ना हीरालाल, ना NH3 पॉजिटिव, ना ऋतिक, ना ऋतिक, ठीक, ना ओमपुरी, ना ओमपुरी। अगर आपको अपनी खुद की भी कोई ट्रिक्स बनानी है तो आप जरूर बना सकते हैं और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है। हम रेगुलर अपडेट्स के साथ नए नए लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तो आइए, ना फरहान, ना हीरालाल, ना ऋतिक, ना ओमपुरी, साइना, एल्डिहाइड, अल्लड़, क्यूट, काली। अगर हमारा लेक्चर कोई भी साइना नाम की लड़की देख रही है तो वो ऑफेंड नहीं होगी, ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए ट्रिक बनाई गई है। ठीक है ना, चलिए तो ना फरहान, ना हीरालाल, ना ऋतिक, ना ओमपुरी, साइना, अल्लड़, क्यूट, काली, फादर, कलेक्टर,
फादर कलेक्टर, ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे हम, ब्रदर, आयोडीन के लिए इंस्पेक्टर, और बेवड़ी, बेवड़ी मतलब अल्कोहल है, OH मतलब अल्कोहल, बेवड़ी, बेवड़ी एल्काइन, अमीन, अम्मा, अम्मा। बेंजीन को दूसरा नाम होता है फिनाइल, फिनाइल डाइईन, डबल बॉन्ड है तो बराबर है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे, कैसे याद करेंगे, ना फरहान, ना हीरालाल, ना ऋतिक, ना ओमपुरी, साइना, अल्लड़, क्यूट, काली, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, और बेवड़ी एल्काइन, अम्मा, फिनाइल बराबर है। आप इसे 3 से 4 बार रिपीट करेंगे, आपको डेफिनेटली याद होगा। ठीक, जब हम बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट के बारे में, तो प्लस आई इफेक्ट को याद करने के लिए एज सच मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, रीजन बीइंग इज ये इजी है। जैसे अगर हम इसमें कंपेयर करें, आइए हम इसमें कंपेयर करेंगे, शुरू के 3 में, इन तीनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं देगा, उससे कम नाइट्रोजन और सबसे कम कार्बन की, तो कार्बन जल्दी दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, ये हो गए 3। यहाँ पर डबल ऑक्सीजन है इसलिए मैंने ऑक्सीजन के बाद रखा, और 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये क्या है हमारे, मान लीजिए अगर हमें 3 डिग्री बनाना है तो एक मतलब 3 डिग्री मतलब एक कार्बन से 3 मिथाइल जुड़े हैं, 2 डिग्री मतलब एक कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े हैं, और 1 डिग्री मतलब एक कार्बन से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है। जैसे अगर मैं 3 डिग्री बनाऊं तो CH3 CH3 CH3, ये हो गया हमारा 3 डिग्री वाला क्या कहते हैं कार्बन एटम। ठीक, इसी तरह 2 डिग्री और 1 डिग्री। जब हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में तो हमें ये ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ट्रीटियम, ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन। जब हम बात करेंगे किसके बारे में, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, तब हम इस ऑर्डर को ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कैसे होता है। एग्जांपल से समझने के बाद, एग्जांपल में हम क्या समझेंगे कि डायरेक्शन कैसे होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, फिर हम खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखे हैं, एक एग्जांपल है हमारा बेंजीन के ऊपर NO2 लगा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमारी ये कार्बन की चेन है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम देखते हैं NO2, तो NO2 क्या है हमारा, ये देखिए NO2 क्या है हमारा, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, तो किससे खींचेगा, पहला कार्बन ये है, इससे खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा डेल नेगेटिव और यहाँ पे आएगा डेल पॉजिटिव। फिर किससे, ये वाला कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ ये इससे लेगा। थर्ड कार्बन तक आने तक हमारा इंडक्टिव इफेक्ट वीक पड़ जाता है। ठीक, यहाँ पे आएगा हमारा डेल पॉजिटिव 1, ठीक, डेल पॉजिटिव 2 और डेल पॉजिटिव 3, और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसकी तरफ क्या आएगा, डेल नेगेटिव। ठीक, आइए हम दूसरा एग्जांपल देखें। दूसरा एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैसा है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होगा कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा हमारा डेल नेगेटिव और यहाँ पे डेल पॉजिटिव 1 2। तो इस तरह से हम इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को समझ सकते हैं।